सभी को नमस्कार। होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर को नमन करते हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। एफोरिम 62-66 मीन्स यहां पर है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन। बहुत सी चीजें ऐसे हम मोटा मोटा देखें तो सबको लगता है, सबको पता है कि व्हाट इज प्राइमरी एक्शन एंड व्हाट इज सेकेंडरी एक्शन। बट इस प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन को डॉक्टर हनीमैन ने कितनी माइन्यूटली एक्सप्लेन किया है, हम उन बारीकियों को समझेंगे। डॉक्टर हनीमैन ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है, तो हम उन्हीं की भाषा में पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा है। बट वन बट ऑन what this pernicious result of palliative एंटीपैथिक ट्रीटमेंट। हम एंटीपैथी और पैलिएटिव ट्रीटमेंट के बारे में इससे पहले पढ़ रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन से बात स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर हनीमैन। एंड द एफिकेसी ऑफ द रिवर्स द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मीन्स पर्नीसियस पैलिएटिव एंटीपैथिक ट्रीटमेंट में जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, उसका रिवर्स क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। डिपेंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। नीचे उसके फैक्ट्स दे रहे हैं कैसे एक्सप्लेन हुआ। हालांकि पिछले हमने इतने नेचुरल एग्जांपल्स, नेचुरल ट्रीटमेंट के इतने एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं जहां से सेल्फ एविडेंट है व्हाट इज नेचर्स लॉ, क्योंकि नेचुरली भी बीमारियां इसी तरीके से ठीक होती हैं। उसी नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट पर होम्योपैथी रेस्ट करती है, होम्योपैथी बेस्ड करती है। इज explained by the following facts deduced from many fold observations। ये डिड्यूस करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मेनी फोल्ड मतलब कई बार कई तरह के ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर हनीमैन ने किए हैं, उसके बाद यहां तक पहुंचे हैं। अब यहां एक बड़ी बात बोल रहे हैं, विच नो वन बिफोर मी परसीव्ड। इन ऑब्जर्वेशंस को, इन मेनीफोल्ड ऑब्जर्वेशंस के इन कंक्लूजन को लोगों ने देखा तो है, बट मुझसे पहले किसी ने इसको परसीव नहीं किया है। दो दे आर सो वेरी पेल्पेबल। पेल्पेबल मतलब ऊपर से ही आप उनको देख सकते हो, पेल्पेट आप बाई हैंड करते हो। दे आर सो वेरी पेल्पेबल एंड सो वेरी एविडेंट एंड आर सच इनफाइनाइट इंपॉर्टेंस टू द हीलिंग आर्ट। आसानी से समझ में आने वाले हैं, पेल्पेबल हैं, एविडेंट हैं, और इनफाइनाइट इंपॉर्टेंस है मेडिसिन के लिए, मेडिकल साइंस के लिए। दे हैव इनफाइनाइट इंपॉर्टेंस मीन्स इतना इंपॉर्टेंट है कि वेनट वी कैनॉट कंक्लूड, वी कैनॉट काउंट हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस डिडक्शन इज। Every agent that acts upon the vitality, every medicine derails more or less the vital force and causes a certain alteration in the health of the individual for a longer or shorter period। कह रहे हैं हर एजेंट, हर मेडिसिनल सब्सटेंस शरीर पर या वाइटलिटी पर कुछ न कुछ एक्शन करती है, और एक्शन के बाद उसके हेल्थ में कुछ न कुछ अल्टरेशन ले आती है। चाहे वो अल्टरेशन थोड़े समय के लिए हो, चाहे वो अल्टरेशन ज्यादा समय के लिए हो। दिस अल्टरेशन इज टर्म्ड एड प्राइमरी एक्शन। कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है, चाहे वो हेल्दी कंडीशन में दिया जाए, चाहे वो डिजीज कंडीशन में दिया जाए, it will have certain action, it will produce certain alteration in the health of that individual। ये अल्टरेशन, ये चेंजेस जो कोई भी मेडिसिन किसी भी इंडिविजुअल के स्वास्थ्य में ले आती है, यही चेंज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्शन। ऑल्दो अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल एंड वाइटल पावर्स कंजॉइंटली। जबकि ये जो एक्शन होता है जिसे हम प्राइमरी एक्शन कहते हैं, ये केवल मेडिसिन की वजह से नहीं होता।
मेडिसिन बॉडी में गई, वाइटल फोर्स भी उससे प्रभावित होता है, इसलिए ये जो एक्शन होता है कंजॉइंटली होता है। मींस मेडिसिन एंड वाइटल फोर्स दोनों मिलके ये एक्शन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी एक्शन। बट इंपॉर्टेंट बात है, इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फॉर्मर पावर। लेकिन मुख्यतः किसके प्रभाव से है? मुख्यतः फार्मर का मतलब पूर्व, यहां जो पूर्व लिखा है, ऑल दो अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल एंड वाइटल, पहले मेडिसिनल लिखा है फिर वाइटल। मूल रूप से ये पहले मूल रूप से मेडिसिन की वजह से होता है, लेकिन जो भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है उसमें वाइटल फोर्स भी इन्वॉल्व है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, ऑल दो अ प्रोडक्ट ऑफ द मेडिसिनल एंड वाइटल पावर्स कंजॉइंटली, इट इज प्रिंसिपली ड्यू टू द फार्मूला। आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर आप सबको समझ में आ गई है। प्राइमरी एक्शन में दोनों पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, मेडिसिनल पावर और वाइटल पावर, लेकिन मुख्यतः ये मेडिसिन की वजह से होता है। तो प्राइमरी एक्शन, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। नाउ टू इट्स एक्शन, अब ये जो एक्शन हो गया बॉडी पर, टू इट्स एक्शन आवर वाइटल फोर्स एंडेवर्स टू अपोज इट्स ओन एनर्जी। अब हमारा वाइटल फोर्स क्या करता है, इस इस एक्शन को अपोज करता है। क्योंकि इस एक्शन में वाइटल फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, वाइटल फोर्स एंडिवर्स टू अपोज इट्स ओन एनर्जी। अपनी ही एनर्जी का विरोध वाइटल फोर्स यहां कर रहा। क्यों? क्योंकि जो एक्शन हुआ है, प्राइमरी एक्शन जिसको कह रहे हैं, मेडिसिन की वजह से, प्रिंसिपली मेनली ड्यू टू मेडिसिन की वजह से, बट वाइटल फोर्स इज इन्वॉल्व। दिस, अब इसी एक्शन को वाइटल फोर्स रिएक्शन करेगा, तो ये क्या कर रहा है, अपनी ही एनर्जी को अपोज कर रहा है। दिस रेसिस्टेंट एक्शन इज, अब ये जो दोबारा रेसिस्टेंट एक्शन होगा, इज अ प्रॉपर्टी, इज इंडीड एन ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर लाइफ प्रिजर्विंग पावर। अब ये जो इसका एक्शन होगा, जो इसको अपोज करने के लिए एक्शन होगा, ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी है वाइटल फोर्स की। ऑटोमेटिकली वाइटल फोर्स विल डू इट। वाइटल फोर्स को सोचने समझने की जरूरत नहीं है। दिस एक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस। दिस action, resistant action is property, is indeed an automatic action of our life preserving power, which goes by the name of secondary action or counter action। जो प्राइमरी एक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन, उसका रेसिस्टेंस करने के लिए, विरोध करने के लिए जो एक्शन होगा, वो एक्शन ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक किसके द्वारा? लाइफ प्रिजर्विंग वाइटल फोर्स के द्वारा, विच गोज, इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्शन। तो अब देखो, प्राइमरी एक्शन किसने किया? मेनली मेडिसिन ने किया। और अगर ऑप्शन में हो कि दोनों का कंजॉइंट एक्शन होता है प्राइमरी एक्शन, तो कंजॉइंट एक्शन विल बी द मोर एक्यूरेट ऑप्शन ऑप्शन क्योंकि उस एक्शन को करने के लिए वाइटल फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर हो रहा है। नाउ विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट शब्द मेडिसिन के लिए यूज होता है, इसलिए वहां ब्रैकेट में मेडिसिन लिखा है। ऑन आवर हेल्दी बॉडी, as seen in the following examples, our vital force seems to conduct itself merely in passive receptive manners and appears to say, compelled to permit the impression compelled to permit the impressions of the artificial power acting from without to take place in it, and thereby after its state of health it then however appears to rouse its again as it were and to develop। अब थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, बट इसको फिर से समझते हैं। आवर वाइटल फोर्स सीम्स टू कंडक्ट इटसेल्फ मेयरली इन पैसिव रिसेप्टिव मैनर। इस वर्ड को अगर हम ध्यान देंगे,
तो इसे समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन, जब प्राइमरी एक्शन हो रहा है, ढेर सारे एग्जाम्पल नीचे देंगे। आवर वाइटल फोर्स सीम्स टू कंडक्ट इट सेल्फ मेयरली इन पैसिव रिसेप्टिव मैनर्स। वाइटल फोर्स खुद को क्या कर रहा है? इट्स कीपिंग इट पैसिव एंड रिसेप्टिव। पैसिव मतलब जो शांत पड़ा रहे, कोई एक्शन या रिएक्शन ना करे। रिसेप्टिव मतलब जो सिर्फ रिसीव कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वाइटल फोर्स प्राइमरी एक्शन में कैसा रिएक्ट कर रहा है? पैसिव एंड रिसेप्टिव, and appears, so to say, compelled to permit the impression of the artificial power acting from without to takes place in it and thereby after its state of health। कह रहे हैं ऐसा लगता है कि इट इज कंपेल्ड। कौन कंपेल्ड? वाइटल फोर्स इज फोर्सफुल्ली कंपेल्ड टू परमिट द इंप्रेशन। आर्टिफिशियल पावर जो काम कर रहा है, वाइटल फोर्स इसको मजबूरी में परमिशन दे रहा है, क्योंकि ये रिसेप्टिव है, पैसिव है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो इट इज कंपेल्ड टू परमिट, वाइटल फोर्स इज कंपेल्ड टू परमिट द इंप्रेशन, जो इस मेडिसिन के द्वारा, आर्टिफिशियल एक्टिंग पावर के द्वारा जो इंप्रेशन हो रहा है, कंपेल्ड कर रहा है, टू टेक प्लेस इन इट एंड देयर बाय आफ्टर इस स्टेट ऑफ हेल्थ। It then, however, appears to rouse its again as it were and to develop। कह रहे हैं पहले एक्शन में, प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स फोर्स ऐसा लगता है कि ये मजबूर है, इसलिए रिसेप्टिव है, पैसिव है, उस इंप्रेशन को अपने ऊपर एक्ट करने के लिए, जिसे हम प्राइमरी एक्शन कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? हाउ एवर appears to rouse itself again as it were and to develop। फिर ये खुद को अपने आप को खुद राउज करता है, इटसेल्फ, और डेवलप करता, फिर डेवलप करता है। ठीक वैसी ही बात है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया या कुछ आपको कहा, और आप उस समय किसी और मूड में थे, शांत पड़े रहे, आपने सुन लिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद आपको ध्यान, अरे इसने मुझको ऐसा कह दिया, तब आप रिएक्शन करते हो। सेम सिचुएशन सीम्स ओवर हियर। पहले पैसिव मैनर में वाइटल फोर्स उसके एक्शन को रिसीव कर लेता है, फिर अपने आप को जगाता है, रॉज करता है, उठाता है, फिर उसके खिलाफ अपोजिट एक्शन करता है। अब वो अपोजिट एक्शन दो तरह के हो सकते हैं। उसमें दो कंडीशन डॉक्टर हनीमैन ने दी है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी। तो उसको हमने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है ए एंड बी में। तो पहले हम ए को पढ़ते हैं। द एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ हेल्थ, काउंटर एक्शन, सेकेंड रिएक्शन। कह रहे हैं अराउज करेगा, फिर उसके अगेंस्ट क्या डेवलप करेगा? एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ हेल्थ। जितना एक्शन उस पर किया गया है, उतना ही उसका अपोजिट रिएक्शन उस पर करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन का न्यूटन्स लॉ यहां फॉलो हो रहा है। जितना एक्शन किया है, एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन उसका करेगा, काउंटर एक्शन, सेकेंडरी एक्शन टू दिस इफेक्ट, दैट इज प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट उतना ही काउंटर एक्शन, उतना ही अपोजिट रिएक्शन करेगा, प्रोड्यूस्ड अपॉन इट, इफ देयर बी सच एन अपोजिट एंड दैट इन एज ग्रेट एज डिग्री वॉज द इफेक्ट। अब जो ये अपोजिट काउंटर एक्शन कर रहा है, अगर ये उतना ही प्रभावी हुआ, उतनी ही डिग्री में हुआ, या रिएक्शन उतना ही स्ट्रांग हुआ जितना कि प्राइमरी एक्शन था, was the effect of the artificial morphic agent on it and proportionate to its own energy। अपनी एनर्जी के प्रोपोर्शन में ये उस पे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन इसके दो तरह के हो सकते हैं, या तो उतना ही स्ट्रांग रिएक्शन करेगा जितना उस पे एक्शन हुआ है, या दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि एज ग्रेट एज डिग्री एज द इफेक्ट, प्राइमरी एक्शन के इक्विवेलेंट एक्शन करेगा। इसको डॉक्टर हनीमैन यहां ए कंडीशन कह रहे हैं। नाउ विल गो टू द बी कंडीशन।
कह रहे इफ देयर बी नॉट इन नेचर स्टेट एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द प्राइमरी एक्शन। ए में कहे कि एग्जैक्ट अपोजिट काउंटर एक्शन करेगा, बी में कह रहे हैं कि जो एक्शन कर रहा है वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, वीकर है। मींस वाइटल फोर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उतना स्ट्रांग रिएक्शन दे पाए। अब दूसरी कंडीशन में जब इसकी एनर्जी कम पड़ जाएगी, रिएक्शन इसका वीकर होगा, तब ये क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। इट appears to endeavor to indifferentiate itself, that is। इसको हमने डिफरेंट कलर में मार्क किया, उसके बाद डिफरेंट कलर में। अब क्या कर रहा है, खुद को एंडेवर, क्या एंडेवर कर रहा है, खुद को इनडिफरेंशिएट कर ले रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी एक बहुत पावरफुल आदमी से लड़ना पड़े, आप उसका विरोध ना कर पाओ, तो आप क्या कर लोगे, अब भैया जो वो करेगा सब झेलेंगे। इसी तरह का रिएक्शन यहां है। इट अपियर्स टू एंडेवर टू इनडिफरेंशिएट इटसेल्फ, खुद को इनडिफरेंशिएट कर लेता है, मीन्स ये कुछ नहीं करेगा अब। उस एक्शन उसको जो भी करना है, प्राइमरी एक्शन वाले को बॉडी में जो भी चेंजेस लाने हैं वो उसको लाने देगा। और दो काम करता है, अपने आप को इंडिफरेंशिएट कर लेता है। दूसरा, ये जो हमने डार्क रेड में मार्क किया है, टू मेक इट्स सुपीरियर पावर अवेलेबल इन द एक्सटेंशन ऑफ द चेंज रॉट इन इट फ्रॉम विदाउट बाय द मेडिसिन। इसको इतनी माइन्यूटली कोई समझाता नहीं आपको। ये क्या कर रहा है, अपने से सुपीरियर पावर, मेडिसिनल पावर, make its superior power available in the extension of the changes wrought in it from without by the medicine। करें अपने से सुपीरियर पावर को अपने ऊपर काम करने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है, जो इसके ऊपर जो एक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट काम करे, in the place of which it substitutes its normal state, secondary action, curative action। अब ये जो दूसरा मेडिसिन को जब खुद को इंडिफरेंट, पहले तो क्या किया, एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन कर दिया, एग्जैक्ट अपोजिट एक्शन कर देगा तो दैट डिजीज विल बी एक्सपेल्ड आउट। जब कमजोर पड़ जाएगा तो अपने आप को इंडिफरेंशिएट कर लेगा, और बाहर की मेडिसिन जो हम देंगे उसको काम करने देगा उसके अगेंस्ट, जिससे कि वो बीमारी फिर से एक्सपेल आउट हो जाए। सेकेंडरी एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन, ये दो तरह का रिएक्शन। मतलब पहले में डिफरेंट कंडीशन है और बी कंडीशन में खुद को इंडिफरेंशिएट कर लेगा और दूसरे पावर को काम करने देगा, टू ब्रिंग द हेल्थ इन नॉर्मल स्टेट अगेन। अब पहले वाले एक्शन के डॉक्टर हनीमैन ने ढेर सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। वी कैन हैव लुक, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, हमने पॉइंट वाइज कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल्स ए आर फेमिलियर टू ऑल। अ हैंड bathed इन हॉट वाटर इज फर्स्ट वार्मर। कह रहे एक हाथ को अगर गर्म पानी में डाल दिया जाए तो पहले वो गर्म होगा, ये इसका प्राइमरी एक्शन है। बट व्हेन इट इज विथड्रॉन, जब इसको बाहर निकाल लेंगे फ्रॉम द हॉट वाटर एंड अगेन थॉरली ड्राइड, इसको ठंडा सुखा देंगे, इट becomes in short time cold and at length much colder than the other। तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा और उस दूसरे हाथ से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। प्राइमरी एक्शन क्या था, हाथ गर्म हुआ, और सेकेंडरी एक्शन क्या हुआ जो वाइटल फोर्स ने किया कि ये गर्म हो गया तो इसको ठंडा करना है। अ पर्सन हीटेड बाय वायलेंट एक्सरसाइज, खूब एक्सरसाइज करके गर्म हो गया, दैट इज प्राइमरी एक्शन, इज आफ्टरवर्ड्स अफेक्टेड विद चिलीनेस एंड शिवरिंग। उसके बाद उसका बॉडी ठंडी होगी, उसको शिवरिंग भी, चिलीनेस आ सकता है, ठंडा हो सकता है, बट नॉर्मल से ठंडा हमेशा होगा। हमेशा शिवरिंग जरूरी नहीं आ जाए एक्सरसाइज के बाद, बट बॉडी ठंडी होगी, इट इज सर्टेन। नेक्स्ट है टू वन हु वॉज एस्टरडे हीटेड बाई ड्रिंकिंग मच वाइन। जिसने खूब वाइन लिया, अल्कोहल लिया और बहुत एनर्जेटिक हीटेड महसूस कर रहा था, टुडे एवरी ब्रीथ ऑफ एयर फील्स टू कोल्ड। नेक्स्ट डे उसको क्या है, हवा ठंडी लगेगी,
काउंटर एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेकेंडरी एक्शन मीन्स जो पहले दिन वाइन एल्कोहल के साथ एनर्जेटिक फील कर रहा था, दूसरे दिन वो काफी डल हो जाएगा, उसे सब कुछ ठंडा लगेगा, और ये होता ही होता है। An arm that has been kept long in very cold water is at first much paler and colder. एक हाथ जो थोड़ी देर के लिए कोल्ड वाटर में रखा गया है, at first much paler and colder, primary action, than the other, but removed from the cold and dried, it subsequently becomes not only warmer than the other, but even hot, red, inflamed, secondary action, reaction of the vital force. जिसको बहुत देर तक ठंडे पानी में रख दिया जाए तो दोबारा बाद में सब्सिक्वेंटली वार्मर हो जाएगा। अगर आपने बहुत देर तक रखा है तो उसमें इन्फ्लामेशन भी उसके काउंटर एक्शन में हो सकती है। ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली मैंने इसको यूज किया है। जितना इंपॉर्टेंट है कि आपको, मैं बात सिर्फ मुंह से बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। आप किसी के भी, जब क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हनीमैन का का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, सोरा का ट्रीटमेंट, क्रॉनिक डिजीज के लास्ट में ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने एकदम लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट के फर्स्ट लास्ट सेकंड या लास्ट या उसके एक दो पैराग्राफ पहले लिखा हुआ है, अगर किसी के, स्पेशली मान लो किसी का कोई अंग पैरालाइज हो गया है, हम उसको एनर्जी एक्सरसाइज करवाते हैं, और अब तो दुनिया भर की मशीनें आ गई हैं, उनके मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज करते हैं। डॉक्टर हनीमैन ने वहां एडवाइस किया है, pour on it cold deep wells cold water। उस समय पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज नहीं था, तो उन्होंने कहा गहरे कुएं का ठंडा पानी उस पर डाला जाए, उससे ठंडा किया जाए, तो प्राइमरी एक्शन में दैट हैंड विल बिकम कोल्ड, सेकेंडरी एक्शन में दैट हैंड विल बिकम वार्मर, एनर्जेटिक, और उसकी एनर्जी को हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आई हैव practically observed in a case of paralysis very marked improvement। एसजीपीजीआई वालों ने उस पेशेंट को जैसे ही एक्सरसाइज कराते थे, थोड़ी देर बाद फिर उसका हाथ मुड़ जाता था, फिर एक्सरसाइज कराते थे फिर मुड़ जाता था। उन्होंने कहा कि हर दो दो घंटे एक्सरसाइज करिए, कराइए। पेरेंट्स परेशान थे, हर 2 घंटे में अगर बच्चे की एक्सरसाइज करानी हो तो आदमी कितनी देर तक कराएगा। देन आई एडवाइज दैट पेशेंट, उस पेशेंट को हनीमैन का ये सिस्टम एडवाइस करवाया। हमने उसको कहा कि ठंडा पानी, फ्रिज का कोल्ड वाटर, उसमें ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए हाथ को डुबो दो, ये ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद बाहर निकालो। उसके बाद निकालने के बाद वो हाथ एनर्जेटिक होने लगा, उसकी वीकनेस जाने लगी, और देर इज मच मच मार्क्ड इंप्रूवमेंट। उन लोगों ने एक्सरसाइज कराना बंद कर दिया, 1 साल इसको फॉलो किया, और उसका हाथ इंप्रूव्ड हो गया। तो ये वाटर थेरेपी है। आज वाटर थेरेपी, कोल्ड वाटर थेरेपी, हॉट वाटर थेरेपी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, रिटन, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय द हनीमन। अगर हम इसे नहीं जानते हैं, हम इसे नहीं यूज करते हैं, तो हमारी गलती है, क्योंकि हम अपने लिटरेचर को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। चलिए इस बात को ही खत्म करते हैं, वरना हमारा मेन मुद्दा रह जाएगा। Coming to the next aphorism, next part 5। Excessively vivacity follows the use of strong coffee। स्ट्रांग कॉफी पीने के बाद जो बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, उसके बाद क्या होता है, स्लगिशनेस, ड्राउसीनेस रिमेन्स फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स, लंबे समय तक रहेगा। सेकेंडरी एक्शन, क्यों, यदि हम उसको नई कॉफी पिला के फिर से उसको एनर्जेटिक ना कर दें। नेक्स्ट है आफ्टर द प्रोफाउंड स्टूपिफाइड स्लीप कॉज्ड बाय ओपियम। जो प्राइमरी ओपियम किसी को दे दो तो उसको अच्छी नींद आती है, द फॉलोइंग नाइट विल बी ऑल द मोर स्लीपलेस रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन। एक दिन आपने ओपियम खा के किसी को खिला के सुला दिया तो अगले दिन उसको और नींद नहीं आएगी। आई हैव ऑब्जर्व, मैंने अपने जीवन में एक ही बार एल्प्लाजोलान खाया है, सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए खाया। हालांकि पहले दिन भी मुझको नींद नहीं आई,
लेकिन सेकेंड डे तो मेरा और खराब हालत हो गया, मीन्स मेरी पूरी रात बर्बाद हुई है सेकेंड रिएक्शन। आई बिकेम मोर स्लीपलेस। तो हनीमैन के द्वारा लिखी गई हर बात को आपको एक्सपीरियंस करना होगा, तभी आपकी इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हनीमैन ने जो जो कहा है सब कितना सत्य है। आफ्टर द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपियम, डायरिया एंस्यूज। सेकेंडरी, प्राइमरी एक्शन में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में डायरिया हो रहा है। After purgation with medicine that irritate the bowel, constipation of several days ensues। अगर आपने दवा दे करके उसको बॉवल्स को वॉश आउट किया है, डायरिया करवाया है, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड इन लाइक मैनर इट ऑलवेज हैपेंस आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ अ मेडिसिन that produces in large doses a great change in the health of the healthy person, that its exact opposite, when, as has been observed, there is actually such a thing is produced in secondary action by our vital force। मेडिसिन से या किसी भी चीज के द्वारा प्राइमरी एक्शन जो आप करोगे, उसका सेकेंडरी एक्शन वहां पर प्रोड्यूस होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। नाउ कमिंग टू द 66 aphorism, द ऑब्वियस एंटागोनिस्टिक सेकेंडरी एक्शन। एंटागोनिस्टिक मतलब उसका अपोजिट होना ही होना है। हाउ एवर इज as may readily be conceived, not to be noticed from the action of quite minute homeopathic doses of the deranging agents on the body। कह रहे हैं यदि हमने मेडिसिन माइन्यूट डोजेज में दी है, ये जो सेकेंडरी एक्शन इतनी खराब स्थिति पैदा कर दे रहा है कि हाथ को ठंडा किया, ज्यादा ठंडा कर दिया तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, या किसी को डायरिया करवाया तो कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, नींद की दवा दी तो स्लीपलेसनेस हो जा रहा है स्मॉल। तो क्या कर रहे हैं इसको क्या करने के लिए? यदि हम होम्योपैथिक माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेस देते हैं, तो ये सेकेंडरी काउंटर एक्शन जो हो रहा है वो इतना हल्का होगा कि इसे आप नोटिस नहीं कर सकते। लार्ज डोज में दोगे तो अपने भयंकर रूप में आएगा, स्मॉल डोजेज में दोगे तो इट विल बी अननोटिसेबल। A small dose of every one of them certainly produces a primary action that is perceptible to a sufficiently attentive, but the living organism employs against it only so much reaction, secondary action, as is necessary for the restoration of the normal condition। A small dose of every one of them certainly produces primary action। जो हम स्मॉल होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं वो सब सर्टेनली प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। वो लेकिन इतना माइन्यूट होता है प्राइमरी एक्शन कि सब उसको परसेप्ट नहीं कर सकते हैं। कौन? दैट इज परसेप्टेबल टू अ सफिशिएंटली अटेंटेटिव। जो बहुत अटेंटेटिव होगा, ऑब्जर्वेशन जिसका स्ट्रांग होगा, वही उसको परसेप्ट कर पाएगा। बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एम्प्लॉयज अगेंस्ट इट ओनली सो मच रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, एज इज नेसेसरी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल कंडीशन। कह रहे हैं लेकिन जो सेकेंडरी एक्शन उसका होता है, काउंटर एक्शन जो होता है, वो बॉडी उतना ही इंप्लॉय करती है जितना कि उसके रेस्टोरेशन के लिए आवश्यक होता है। आई होप कि ये 62 टू 66 यहां कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। नो क्वेश्चन? आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। तो यहां अब स्टॉप कर रहे हैं इसको हम, रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ बोलो जी। हाँ हाँ सर, हाँ सर, ये कह रहे थे कि जैसे कि कंफ्यूज थोड़ा ये हो रहे हैं कि प्राइमरी एक्शन जो है और सेकेंडरी एक्शन में, जैसे कि प्राइमरी एक्शन मैंने मेडिसिन दिया किसी को,
किसी को मतलब सपोज दैट कि ओपीएम मैंने दिया सर, मतलब ये प्राइमरी एक्शन मतलब वाइटल फोर्स का है कि मतलब मेडिसिन का सर, सेकेंडरी किसका है सर, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। हाँ, आप 63 एफोरिज्म को फिर से पढ़िएगा। जो प्राइमरी एक्शन होता है मेनली मेडिसिन की वजह से होता है, बट उसमें वाइटल फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, आप 63 को रीडिंग लगा लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो प्योरली वाइटल फोर्स का होता है। ठीक है। हेलो, एक बार आप उसको पढ़ जी लीजिएगा। यस सर, यस सर। हाँ, सेकेंडरी एक्शन प्योरली वाइटल फोर्स का ओके होता है। प्राइमरी एक्शन दोनों का कंजॉइंट एक्शन होता है, बट मेनली ड्यू टू मेडिसिन। और जो ये लास्ट ओके सिक्सटी सर। सिक्स एफोरिज्म में अभी जो हमने बताया, प्राइमरी एक्शन, जो एक्शन बताया मेडिसिन का, इसमें जो प्राइमरी एक्शन हो रहा है जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो वो इम्परसेप्टिबल होता है। वही बोले हैं कि अटेंटिवली ऑब्जर्वेबल आदमी ही ऑब्जर्व कर पाएगा। और जो उसका सेकेंडरी एक्शन होता है, काउंटर एक्शन, वो इतना स्ट्रांग होगा, इतना ही स्ट्रांग होगा कि वो डिजीज को वहां से रिमूव कर दे और हेल्थ कंडीशन को, हेल्दी स्टेट को रिस्टोर कर दे। ओके, एनी अदर ओके सर। क्वेश्चन? ओके, In Dr. Jiten, you explain the things. थैंक यू It सर। is very clearly, या थैंक्स सर। mention and explain the things. So I think everyone should be understand. या सर। There is no question arises. ओके ओके, थैंक यू सर। Well defined. ओके ओके, थैंक यू सर। वी विल एंड हियर। Today I have to inspect college. I am out of state. Thanks for your patience hearing.